हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सीपीयू को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक होम बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा सीपीयू बेस्ट होगा। दोस्तों आम तौर पे हम क्या करते हैं, कोई भी हाई स्पेक्स का सीपीयू देखते हैं और उसे ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता कौन सा सीपीयू हमें सेलेक्ट करना है और फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम यही जानेंगे कि किस तरह से सीपीयू को सेलेक्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए सीपीयू देखते समय, सेलेक्ट करते समय। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि सीपीयू को जब भी सेलेक्ट करें, कोई भी सीपीयू किसी भी ग्राफिक्स कार्ड के साथ डायरेक्ट ना लगा दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप RTX 3080 ले रहे हैं या RTX 2080 ले रहे हैं, उसके साथ जो सीपीयू लगाएंगे वही सीपीयू ज़रूरी नहीं है कि आप 1080 Ti या 1060 के साथ भी लगा दें, ज़रूरत ही नहीं है उतना। तो यहाँ पे आप सीपीयू जो भी सेलेक्ट करें वो हिसाब से करें, अपना ग्राफिक कार्ड को चेक करें कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ करें, उसके हिसाब से सीपीयू को सेलेक्ट किया। सीपीयू भी सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आप एक लेआउट बना लीजिए कि क्या आपको किस तरह का बिल्ड चाहिए। आप एम कर लीजिए, हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। और आप जब भी सीपीयू सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें एकदम हाई एंड की ही ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कोर भी हाई होना चाहिए, थ्रेड्स भी हाई होना चाहिए और इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन होना चाहिए। इस तरह से डायरेक्ट चूज़ मत कीजिए। आप देखिए आपका एम क्या है, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप सीपीयू को सेलेक्ट करिए। और दोस्तों सीपीयू सेलेक्ट करने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए, जो उसका पावर कंजम्पशन है, हीट आउटपुट कितना है और क्या उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज़ की तरफ, जिसमें हम ये बात करेंगे दो पीसी बिल्ड्स के। मेनली यहाँ पे मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा, तो होम पीसी बिल्ड और एक गेमिंग पीसी बिल्ड। कि अगर फॉर एग्जांपल आप होम पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो होम पीसी बिल्ड के लिए आप कौन सा सीपीयू चूज़ करें। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंटेल 3 या Ryzen 3 के ही जो प्रोसेसर्स आते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ इससे ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल यूज़ ही करना है आपको, कोई गेमिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो इंटेल 3 या फिर Ryzen 3 की तरफ जा सकते हैं। इंटेल i3 जिसे कहते हैं, उसके नीचे भी बहुत सारे जैसे कि पेल्टियम है, सेलेरॉन है, गोल्ड है, तो ये भी अलग अलग टाइप के आपको इंटेल के प्रोसेसर्स मिलेंगे। पर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप मिनिमम इंटेल का i3 या Ryzen 3 इसको तो रखें ही रखें अगर आप होम पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। दूसरा आपके पास आता है गेमिंग पीसी बिल्ड। अब गेमिंग पीसी बिल्ड में भी एक दो चीज़ें होती है, या तो आप बजट बना सकते हैं या आप तो हाई एंड गेमिंग पीसी बिल्ड बना सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है कि गेमिंग पीसी बिल्ड में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम हाई एंड सीपीयू को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। बजट कर रहे हो या हाई एंड पीसी बिल्ड भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सीपीयू बहुत ज़्यादा ही एकदम हाई एंड लेवल का ही चाहिए। आप जो भी ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं उसके हिसाब से सीपीयू को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी आप गेम वेम खेलेंगे उसका मतलब मेनली तो यूज़ आपका ग्राफिक कार्ड का होगा, ज़्यादा सीपीयू का इतना यूज़ नहीं होगा। हाँ कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ज़्यादा कोर का सीपीयू होना ज़रूरी है अगर बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर रहे हो। दोस्तों अगर आप बजट पीसी गेमिंग बिल्ड करना चाहते हो तो आप i5 पे जा सकते हो और या फिर Ryzen 5 के सीपीयूज़ पे जा सकते हो। इस रेंज के जो सीपीयू फैमिलीज़ वो काफ़ी अच्छे और बजट के हिसाब से आप इस सीपीयूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको गेमिंग पीसी बिल्ड बनाना है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका i3 होता है या फिर i5 है, i7 है, i9 है या फिर R3 ले लो, R5, 7 या 9। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो भी पहले i3 हो गया या R3 हो गया, जिसे R3 मतलब यानी कि Ryzen 3, तो ये बेसिकली आपका होम यूज़ के लिए होगा। यहीं आपका i5 की बात कर ले तो आपका बजट गेमिंग पीसी बिल्ड, i7 की बात कर लेते एक हाई एंड के लिए आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो, या i9 करना चाहते तो हाईएस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड, ये मतलब एकदम हाई लेवल पे है, ऐसा समझ लीजिए। दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि जो भी प्रोसेसर्स हैं अगर आपको सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल बजट के लिए करना है तो i5, अगर हाईएस्ट गेमिंग के लिए करना है तो i9 पे जा सकते हैं या Ryzen 9 पे। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सीपीयू किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करें गेमिंग की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेसर है वो किस तरह से आपके सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो जो भी आप सीपीयू सेलेक्ट करें, जो भी प्रोसेसर होगा वो किस तरह से सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको कोर काउंट पता होना चाहिए, कितने कोर्स का है और थ्रेड्स कितने हैं ये पता होना चाहिए, और क्लॉक स्पीड क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं सीपीयू कोर काउंट की तरफ। सीपीयू कोर होता क्या है बेसिकली अगर आप मॉडर्न गेमिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है, मल्टीपल कोर होना मतलब होता ही है।
यहाँ पे जो कोर होता है, मतलब कि जो एडिशनल प्रोसेसर्स होते हैं, तो ये सीपीयू को अलाउ करते हैं कि बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकें। यही होता है बेसिकली आपका सीपीयू कोर। फॉर एग्जांपल अगर आप गेमिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ स्ट्रीमिंग के साथ गेम प्ले भी कर रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तब आपको एक इंटेंसिव टास्क वाला सीपीयू लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो इस सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। यानी कि आप अगर ज़्यादा कोर वाला सीपीयू लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर 4 कोर का आपका सीपीयू है और आपने 8 कोर का लिया है, तो ऐसा नहीं कि 8 कोर पे बहुत ज़्यादा गेमिंग अच्छी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है गेम के ऊपर, गेम्स कितना कोर यूज़ करते हैं। आज अगर अब मैं 2021 के पहले की बात करूँ तो शायद 4 कोर मैं आपको रिकमेंड कर भी सकता था, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो आपके पास ज़्यादा कोर होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो गेम्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी हाई एंड आ रहे हैं और ज़्यादा कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सीपीयू में जो अगर ज़्यादा कोर्स मिल रहा है, अच्छे बजट में मिल रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है सीपीयू का क्लॉक स्पीड। ये क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, यही बेसिकली क्लॉक स्पीड होता है। इसे हम गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्या है कि अगर हायर क्लॉक स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये भी एक चीज़ बता दूं कि अगर क्लॉक स्पीड ज़्यादा हो तो अच्छी तो बात है ही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी एकदम हाईएस्ट पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप अपना बजट सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मुझे ऐसा कुछ बजट आपने सेलेक्ट कर लिया, साथ ही साथ अगर आप सीपीयू को सेलेक्ट करें तो उस रेंज में जो होगा हाईएस्ट क्लॉक स्पीड वाला उसको सेलेक्ट कीजिए, उस सीपीयू को सेलेक्ट कीजिए, ना कि एकदम हाईएस्ट एंड वाला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। अब तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है थ्रेड्स। बेसिकली थ्रेड्स क्या होता है? अब थ्रेड्स, इसको ज़्यादा डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बता देता हूँ। एक कोर के अंदर आपको 2 थ्रेड मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 2 कोर है तो 4 थ्रेड, 4 कोर है तो 8 थ्रेड, ऐसे ही होगा। 24 कोर है तो 48 थ्रेड्स आपको इस तरह से ही मिलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी वर्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, उसको फिजिकल कोर को डिवाइड कर दिया जाता है सीपीयू का वर्चुअल मल्टीपल कोर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हो। तो यही है आपका थ्रेड्स। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और साथ ही साथ इसको अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट जाने से पहले मैं अभी तक हमने क्या जाना वो देख लीजिए। हमने थ्रेड्स जान लिया, कोर कितना होता है, क्या होता है कोर, क्लॉक स्पीड क्या होता है, ये सब हमने जान लिया। और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि अगर होम यूज़ करना है तो आप कौन से जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं या AMD के, किन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर गेमिंग करना चाहते हो तो आपके लिए बजट है तो i5 है, i7 है, i9 है, वही उसमें राइजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ इस सेगमेंट का करना है तो ये प्रोसेसर सही है, और गेमिंग के लिए करना है तो ये वाले प्रोसेसर्स भी आपको सही मिलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर आप किसी भी सीपीयू को देखते हैं, चाहे इंटेल को देखते हैं या AMD के सीपीयू को देखते हैं, तो आप बहुत बड़ा एक नाम देखते होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर लूँ इंटेल कोर i9 9900K। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो ब्रांड नेम है, ये क्या है, और ये 9 क्या है। तो ये अगर कोई नया पीसी बिल्ड करने जा रहा है तो उसको ये चीज़ पता ही नहीं होती। इसको हम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप लेटर्स कहेंगे या लैपटॉप के लेटर्स कहेंगे। ये बेसिकली प्रोसेसर्स के लेटर्स होते हैं, जिसको आपको है ना ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सब सीपीयू सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आप कभी भी सीपीयू सेलेक्ट करने जाए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता होगा लेटर्स तो आप एक बार सर्च कर लिए, हाँ, लेकिन इस चीज़ का ओवरऑल मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती है, जिससे आपको आसानी होगी सेलेक्ट करने में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेल प्रोसेसर्स, और साथ ही साथ AMD की भी बात करेंगे, उसके जो प्रोसेसर्स के जो लेटर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों में क्या क्या होता है, एक तो कंपनी नेम आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रांड नेम देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ ब्रांड मॉडिफायर, आपको जनरेशन कौन से जनरेशन का, मॉडल नंबर, और एक को आपको लेटर मिल जाएगा आखिरी में। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करूँ इंटेल कोर i9 9900K की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंटेल कोर है वो एक्चुअली में ब्रांड है, i9 है वो क्या है, ब्रांड मॉडिफायर है। ठीक है, यहाँ पे 9900, तो जो भी नंबर लिखा होगा 9900, जो पहला लेटर होता है वो बेसिकली आपका जनरेशन बताता है। तो यहाँ पे 9th जनरेशन है। अब दोस्तों यही होने वाला है, जैसे कि ऑर्डर लेक आ रहा है तो वहाँ पे i9
12,900K है, तो यहाँ पे 12 है वो 12 जनरेशन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट नंबर है, उसको मत देखिए, आप ये भी देखिए कि कौन से जनरेशन से चलता आ रहा है, क्योंकि अभी जो मैंने भी बताया वो 9th जनरेशन है, फिर 10th भी, 11th भी, 12th अभी आ रहा है, ठीक है। और आपकी बात करें 900 का, तो ये एक बेसिकली SKU नंबर है। तो यहाँ पे 9 बेसिकली आपका परफॉर्मेंस लेवल बता देगा, 00 आपका मॉडल नंबर बता देगा। और अब लास्ट लेटर आता है जो सफिक्स होता है वो के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी CPU सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो के है वो बेसिकली आपका सफिक्स है। इस हम लेटर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पूरा जान लेते हैं कि ये जो इतना बड़ा नाम है, इस नाम का मतलब क्या है। अब यहाँ चलते हैं AMD की तरफ। AMD का फॉर एग्जांपल ले लिया जाए, AMD Ryzen 5 3600X। तो यहाँ पे क्या है, राइजन के बहुत सारे CPUs फैमिली है, फॉर एग्जांपल 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये आपको CPU फैमिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे AMD का क्या है, AMD आपका ब्रांड है, राइजन आपका ब्रांड नेम है, 5 आपका CPU फैमिली है, 3 आपका देख लिया जाए तो यहाँ पे जनरेशन है, 600 देखा जाए तो यहाँ पे 6 आपका परफॉर्मेंस लेवल, 00 आपका मॉडल नंबर, और यहाँ पे X है, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों इस दो एग्जांपल से, इंटेल और AMD के जो एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो भी इंटेल का प्रोसेसर हो या AMD का प्रोसेसर हो, आप इससे आसानी से पता कर सकते हैं कौन से जनरेशन का है और इसका CPU फैमिली कौन सा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको देख के पता लगना चाहिए अगर आप कोई भी गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। खाली कम से कम ये तो आपको जनरली आपको दिमाग में होना चाहिए, भले ही आपको एक लेटर्स वगैरह याद ना रहे हो कि लास्ट में जो सफिक्स लेटर है वो क्या होता है। हालांकि आप जैसे जैसे बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे आपको अपने आप ही ये चीज़ें याद आने लग जाएगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक i3 की बात कर रहा हूँ, i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया। अगर यहाँ पे i3 का 10,100 देखा जाए, या i5 का 10,600, या i7 का 10,700, या i9 का 10,900, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 1, 6, 7, 9 ये जो नंबर्स है, बेसिकली ये नंबर क्या बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब आप ये निकाल सकते हो कि हाँ, इसमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन ये आप जब भी कंपेयर कर रहे हो तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे हम 10th जनरेशन का ही बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें 10th जनरेशन की। तो इसमें आप कंपेयर कर रहे हो तो हाँ, आप इसमें डेफिनेटली कह सकते हो कि जो i9 का 10,900 है उसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इसको प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करने लग जाओगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आपको कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल i3 का आप लेटेस्ट जनरेशन कंपेयर करोगे i7 के फर्स्ट या सेकंड जनरेशन या 5th या 6th जनरेशन से, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो i3 का जो प्रोसेसिंग पावर है वो मतलब बेसिकली उसको आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप जब भी किसी भी चीज़ को कंपेयर करें तो सबसे पहले आप जनरेशन भी देख लिया जाए अगर आप किसी भी CPU को कंपेयर करें। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप CPU को कंपेयर भी करते हैं तो ये भी चेक करना चाहिए कि जो आर्किटेक्चर है वो सेम है कि नहीं है। अब जैसे कि अभी लेटेस्ट एप्पल ने रिलीज़ किया अपना जो नए प्रोसेसर्स M1 Max और M1 Pro, आई थिंक यही नाम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आर्किटेक्चर है वो तो क्या है यहाँ पे सेम है, तो आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली इंटेल और AMD के प्रोसेसर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्ट इंटेल और क्या बोलते हैं एप्पल के प्रोसेसर्स को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो कंपेयर उसी का करें जिसका आर्किटेक्चर सेम हो। अगर आर्किटेक्चर सेम है तो उसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर आर्किटेक्चर सेम नहीं है तो आप उसके बेंचमार्क्स पे जाइए। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इंटेल का लेटेस्ट आ रहा है ऑल्डर लेक, तो इसका ऑल्डर लेक का जो आपको CPU मिलेगा इसका आर्किटेक्चर अलग, तो इसको आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते आप i3, i5, i7, i9 के इससे। तो आर्किटेक्चर अलग है तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। दोस्तों अब चलते हैं हम लेटर्स की तरफ, जो कि होगा डेस्कटॉप लेटर्स या फिर हम इसे लैपटॉप के CPU लेटर्स कह दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका जो लास्ट में जो सफिक्स लिखा होगा उसका मतलब क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, आप इसे नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि ये चीज़ क्या है तो आपको कोई भी लैपटॉप ख़रीदने जा रहे हो या आप डेस्कटॉप PC बिल्ड करने जा रहे हो तो आपको आसानी होगी अगर आपके जो लास्ट में जो सफिक्स है उस लेटर्स का मतलब पता हो। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं के की तरफ। तो अगर आपको लास्ट में कोई भी प्रोसेसर हो उसमें लास्ट में के दिख जाए, सफिक्स में के दिख जाए, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप उस CPU को ओवरक्लॉक कर सकते हो, यानी कि वो अनक्लॉक्ड है। आप अगर उसको ओवरक्लॉक कर दोगे तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। हाँ, लेकिन हीट का भी एक इशू आ जाएगा, तो आप जो भी ओवरक्लॉकिंग करें उसे ध्यान से करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो डायरेक्टली बिना किसी के बगैर डायरेक्टली उसको ओवरक्लॉक मत कीजिए, क्योंकि
प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपने हद से ज़्यादा ओवरक्लॉक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे लेटर्स निकल के आता है, दूसरा लेटर यहाँ पे निकल के आता है एफ़। अगर सफिक्स में आपको एफ़ लेटर मिल जाए तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होता है। तो इसको अगर आपको चलाना है, कोई भी गेमिंग करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। हाँ, इसे गेमर्स भी यूज़ करते हैं। के और एफ़ जो होता है, ये प्रोसेसर्स जो भी होते हैं, इसको गेमर्स यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं। और तीसरे टाइप का आता है, वो होता है के एफ़, यानी कि इसे अनक्लॉक्ड भी होता है और साथ ही साथ इसमें कोई ग्राफिक्स प्रेजेंट भी नहीं होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। हाँ, तो इस तरह के भी आएंगे। बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन। दोस्तों अब चलते हैं हमारे मोबाइल CPU, जो कि बेसिकली हो गया लैपटॉप के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है यू बेसिकली होता है अल्ट्रा लो वोल्टेज के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका TDP होता है वो भी लो होता है, जिसे हम कहते हैं थर्मल डिज़ाइन पावर। तो ये बेसिकली नॉर्मल यूज़ के लिए होता है, इसका ज़्यादा कोई गेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। थिन लैपटॉप्स वगैरह के लिए काम आता है। यही यू आपको AMD के उसमें भी मिल जाएगा। अब दूसरे लेटर की बात करें तो वो होगा वाई बेसिकली क्या है, ये भी वही है, अल्ट्रा लो पावर का ही है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि इसमें और TDP आपका कम होगा कंपेयर किया जाए यू मॉडल से। तो यहाँ पे क्या है कि थर्मल डिज़ाइन पावर इसका कम होता है यू के अगर कंपैरिजन में किया जाए, आपको यू के जो भी प्रोसेसर्स होंगे। तो ये बेसिकली ये सारे वही है जो थिन लैपटॉप्स और आपको लाइट लैपटॉप्स मिल जाएंगे, उसी में ये सब यूज़ होता है। क्योंकि जो भी अगर लैपटॉप थिन वगैरह होता है उसमें क्या है कि जो हीट डेसिपेशन है वो इतने अच्छे से होता नहीं है। तो वो इन्हीं मोबाइल CPUs का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादा हीट भी रिलीज़ नहीं करता और वो पतले लैपटॉप्स में चल भी जाता है आसानी। दोस्तों यहाँ पर अब नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं, जो कि है टी बेसिकली ये भी क्या है, लो पावर मॉडल है। तो यहाँ पे क्या है कि पावर एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कंपेयर किया जाएगा परफॉर्मेंस से। तो हाँ, इसमें पावर एफिशिएंसी है, थोड़ा ठीक ठाक CPU है, इतना कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई एंड है। अब सब यहाँ पे नेक्स्ट आता है G1 से G7। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने अभी जो बताया था एफ़ आपको, तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने कोई भी इंटेल का प्रोसेसर देखा, उसमें G से G7 के बीच में कोई भी हो, ठीक है, खुद G1 हो या G7 हो, तो उसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलने वाला है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ग्राफिक कार्ड लगाए। और यहाँ पे जो G1 से G7 है वो बेसिकली आपका लेवल बताता है, परफॉर्मेंस का लेवल बता रहा है। जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसके परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ता जा रहा है, परफॉर्मेंस लेवल को इंडिकेट कर रहा है बेसिकली। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लेटर आता है एच से ही आप ध्यान रख सकते हो हाई परफॉर्मेंस। बेसिकली ये गेमिंग लैपटॉप्स आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है कि जो आप आसानी से गेमिंग कर सकते हो, या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो, वीडियो रेंडरिंग करना चाहो, स्ट्रीमिंग करना चाहो, तो ये सारे जो भी आप करना चाह रहे हो वो आसानी से इस पर कर सकते हो इन लैपटॉप पे। और साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस का लैपटॉप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हीटिंग का भी जो इशू होता है, तो यहाँ हीटिंग का इशू बेसिकली नहीं, मतलब कूलिंग के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस दिए जाते हैं। साथ ही ये कभी पतला लैपटॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको मोटा ही लैपटॉप मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि जो हीट हो रहा है, हीट डेसिपेशन भी अच्छा होना चाहिए, बेसिकली कूलिंग का जो सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है एच के बेसिकली क्या होता है हाई बेसिकली। तो नेक्स्ट आता है एच के बेसिकली ओवरक्लॉक, जो आपने के का पढ़ा था, और एच वो हाई परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपको हाई परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। तो ये अब बात करते हैं हम AMD के सफिक्स के बारे में। AMD के सफिक्स के बारे में इसमें भी UH आता है। तो बेसिकली ये क्या अल्ट्रा पावर हाई परफॉर्मेंस की चीज़ें हैं, पर इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी है। जैसे कि सबसे पहले हम लेटर की बात करें G, यहाँ पे G इंडिकेट करता है कि जो है AMD RX वेगा ग्राफिक्स कार्ड के साथ आएगा। G सफिक्स का मतलब ये है, मतलब इसमें कोई एक, जैसे कि इंटेल में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है, इसमें भी एक वेगा ग्राफिक्स करके आता है, रेडियन वेगा ग्राफिक्स, वो इसके साथ आएगा। दूसरा आता है AMD का X। अगर X सफिक्स आपको मिल जाए, इसका मतलब ये है कि एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी रेंज। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है प्रोसेसर को कि इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसको बूस्ट कर दिया जाए, जो भी आपका रेगुलर लिमिट है। तो बेसिकली ये आपका ओवरक्लॉकिंग जैसा हो गया। अब बाद में आता है टी वाला। यहाँ पे क्या होता है, वो वाला टी अलग है और इधर जो AMD का है वो टी अलग है। इसमें क्या है कि हाई क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा अगर AMD में आप देख रहे हैं तो। लेकिन अगर उसमें बात की जाए तो वहाँ पे लो पावर मॉडल है इंटेल में, यही टी का मतलब। तो ये भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट अगर बात करें, ये हो गया फिर से कॉम्बिनेशन वाला, X और T आपको दोनों आ गया। तो बेसिकली ओवरक्लॉकिंग भी हो गया, प्लस साथ ही साथ आपका हाई क्लॉक स्पीड भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है S। ये S बेसिकली डेस्कटॉप प्रोसेसर होता है, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ग्राफिक्स के साथ आएगा। साथ ही साथ आपको M भी मिलेगा, इसमें सफिक्स ये भी लो पावर के लिए मोबाइल प्रोसेसर। तो चलिए मैंने आपको लेटर्स के बारे में यहाँ पर बता दिया। साथ ही साथ अगर आपको
कोई किसी भी मोबाइल होम पे बना रहे हो या फिर होम पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए आप प्रोसेसर कैसे सेलेक्ट वो भी बता दिया। और साथ ही साथ अगर सबसे पहली बार आप इंटेल या AMD के प्रोसेसर्स को नाम को देखते हो तो आपको क्या क्या पता उससे चलता है, ये भी आपको पता चल गया। तो आई होप कि अगर आप कोई नया CPU ख़रीदने जा रहे हो तो ये वीडियो आपको काम आए। और प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।